हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है जो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है हमारा 11th का, उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। हम यहाँ पे बेसिक बेसिक बातों को आज पढ़ेंगे रिगार्डिंग फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मेनली वो फोर्सेस होते हैं जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आती है और जब उन दोनों के कांटेक्ट में आने से जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उन दोनों के बीच में, उन फोर्सेस को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, यहां पे टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्सेस के एक एग्जांपल हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा। दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट का मतलब ये हो गया, या फील्ड फोर्सेस भी कह सकते हैं इन्हें, कि अगर कोई बॉडी, दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आ रही लेकिन वो फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं इसको तो हम डिटेल में पढ़ते हैं कांटेक्ट फोर्सेस को। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इससे रिपेल करेगा। क्या ये कांटेक्ट में आए एक दूसरे के? नहीं। क्या ये कांटेक्ट में आए? नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और अगर बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाती है तो उसे कहते हैं हम कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब वेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके पास एग्जाम्पल हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के। अब फोर्सेस act between bodies separated by a distance without any actual contact। अभी मैंने आपको दिखाया कि चार्जेस थे तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था और वो एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं थी, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब समझिए दूसरी बात ध्यान से। ये मैंने एक पर्सन लिया, मैं इस डायग्राम को आपके लिए दोबारा से रीड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो, ये हमारे पास सपोज कोई प्लेटफॉर्म है, ये हमने एक कोई प्लेटफॉर्म बना लिया। ठीक है, ये हमने कोई प्लेटफॉर्म ड्रॉ कर लिया यहां पे ऐसे। अब इस प्लेटफॉर्म पे, ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे सपोज आपने एक पर्सन को खड़ा कर दिया। ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन खड़ा है यहां पे और इसका मास है m। अब ये क्या होगा, ये पर्सन इसके फ्लोर को पुश कर रहा होगा, इसके फ्लोर को पुश कर रहा होगा। तो ये फ्लोर को अगर पुश कर रहा होगा तो इसने सपोज ये एक्शन लगाया है इस पे, और इसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। एन का मतलब मेनली हमारे लिए होता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये पर्सन ने इसको पुश किया कितने फोर्स से? एन के फोर्स से। एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगाई इस पे। नॉर्मली मतलब ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब क्योंकि न्यूटन की थर्ड लॉ कहती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये फ्लोर भी इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल यानी कि एन लगाएगा, और अपोजिट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। अब यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये कभी भी कैंसल आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला एन तो लग रहा है फ्लोर पे, ये तो लग रहा है फ्लोर पे, और ये वाला एन लग रहा है पर्सन पे, तो दोनों अलग अलग है। अब क्योंकि पर्सन का मास है, अगर मास होता है तो मास की वजह से वेट होता है बॉडी का। ठीक है, वेट ऑफ ए पर्सन कितना होगा? m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो ये हमेशा, ये जो वेट ऑफ द बॉडी होता है ये हमेशा कहां लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ये ऐसे लगता है वेट। तो वेट इस पर्सन का कैसे लग रहा होगा? वेट लग रहा होगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ठीक है, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। अगर ये देखो, अगर ये पर्सन हवा में भी है, सपोज ये पेन है, अगर ये पेन हवा में है तो भी इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg, चाहे ये किसी के कांटेक्ट में आए या ना आए, वेट हमेशा लगता है बॉडी पे और हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो इसलिए वेट हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स है।
ठीक है। अगर हवा में भी उड़ जाए, इसके फ्लोर से हवा में उछल जाए, तो भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब एन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, इस पे नीचे लग रही है। तो अगर हम इस सरफेस पे देखें, जो प्लैंक है, सपोज ये प्लैंक है मेरे पास, प्लैंक, अगर मैं प्लैंक पे देखूं तो प्लैंक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ये मैंने प्लैंक बना दिया सपोज, तो प्लैंक पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, एन। अगर मैं मैन पे देखूं तो मैन पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, मैन ये था आपके पास, तो मैन पे एक तो लग रहा है एन ऊपर और एक लग रहा है mg नीचे, ठीक है। ये फोर्सेस किस पे लग रहे हैं, आपके मैन पे। तो ये दोनों फोर्सेस मैन पे लग रहे हैं, और प्लैंक पे कितना लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है प्लैंक पे। तो ये हमने इसका ये डायग्राम देखा, और ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स हो गया आपके पास, कांटेक्ट फोर्स हो गया, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, इसलिए मैंने आपको यहां पे एग्जांपल बता दिया है। सिमिलरली सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है और ये एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ऐसे, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे रखा हुआ है। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन पे जो ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है m, तो इसका वेट कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे लगेगा gmg, बिल्कुल ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं यहां पे अब एक लाइन खींचू ऐसे, तो ये तो सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा है, और ये सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये सरफेस है तो इस पे ये जो ब्लॉक है, ये ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। ये वेट है, आपने वेट को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, आपने वेक्टर पढ़े होंगे, कंपोनेंट में तोड़ना आपको आता होगा। तो ये mg है, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा इधर लगेगा। ये भी एक एग्जांपल हो गया आपके पास। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स देखो, whenever two surfaces are in contact, they push each other by a force called contact force। ये वाली बात आ गई कि भाई अगर दो बॉडी कांटेक्ट में होती है तो वो कांटेक्ट फोर्स लगाती है, ठीक है जी। अब कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये देखो, ये कांटेक्ट, जब ये इसके कांटेक्ट में आया, आदमी इसके कांटेक्ट में आया, तो इसका कांटेक्ट में आने से जो फोर्स हुआ वो कांटेक्ट फोर्स हुआ, ठीक है। अब इस कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है, या नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या कहा जाता है, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। और अलोंग द सरफेस, देखो अगर ये इस पे चलने लगे या खड़ा भी हुआ है तो इधर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स जो होता है उसके दो कंपोनेंट हैं। कांटेक्ट फोर्स जो होता है उसके हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, और उसमें से एक कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि कांटेक्ट फोर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे उसके दो कंपोनेंट पॉसिबल हैं, एक नॉर्मल फोर्स और एक को कहा जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ये यहां पे लिख दिया गया है। नेक्स्ट आता है टेंशन फोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। टेंशन फोर्स एग्जिस्ट करता है स्ट्रिंग के केस में, रस्सी के केस में। सपोज एक ब्लॉक है और इससे रस्सी, ये रस्सी से बांधा हुआ है, आप इस रस्सी को खींचते हो, रस्सी को आपने खींचा, तो रस्सी में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगे खींचने से, जब उसे खींच रहे हो आप, तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है, टेंशन फोर्स, ठीक है। क्या कहा जाता है, टेंशन फोर्स। रस्सी में खींचने से जो फोर्स डेवलप होगा उसे टेंशन फोर्स कहा जाएगा। अगर रस्सी आपकी ढीली है, यानी कि स्लैक है, अगर स्ट्रिंग आपकी स्लैक है, तो उधर कोई भी टेंशन फोर्स क्रिएट नहीं होता, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होती है। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होती है। देखो रस्सी यहां से बंधी है तो अवे, रस्सी यहां से भी इसके हाथ में पड़सेंगे तो अवे, ठीक है। तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कांटेक्ट फोर्स से जहां से कांटेक्ट होता है वहां से अवे होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेंशन जो है उससे आप किसी चीज को पुश नहीं कर सकते। मतलब टेंशन जो फोर्स है वो पुशिंग फोर्स नहीं है, पुलिंग फोर्स है, ठीक है। पुश, आप रस्सी ऐसे आपने इससे बांध रखी, सोचे इधर मैं धक्का दे दूं इसको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है।
तो ये जितने भी फोर्सेस मैंने आपको बताए हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में जरूर पढ़िए। और ये मैंने आपको डिटेल में ऑलमोस्ट सारी बातें आपको बता दी हैं। डिटेल में आपने पढ़ना क्या है कि आप इसका मतलब और भी केसेस देखें कि कहां कहां पे ये हम कहां पे अप्लाई करेंगे और कहां पे ऐसे डायग्राम हम बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए ऐसे फोर्सेस की, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।